फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सब प्रश्नों को हमने इस वीडियो में डाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। इस चीज़ को आप ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं अपनाया गया था, तो वह आपका जो हो जाएगा वह है पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब को जो है कि राज्य अपहरण नीति से कब्जा नहीं किया गया था। इसके अलावा जो है वह सतारा को, नागपुर को और झांसी को जो है वह जो है कि आपका राज्य अपहरण नीति के द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। तो जो आज की जो है कि आपका आईएएस की परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, वही जो परीक्षा है उसको जो है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को प्रवेश के लिए किसने जो है कि संभव बनाया था, तो वह आपका हो जाएगा डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, डलहौजी ने जो है कि एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इसको संभव बनाया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में अहार्ता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें सिविल सेवा में अहार्ता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय की, तो प्रथम भारतीय जो था वह आपके थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वह जो है कि प्रथम भारतीय थे जो कि सिविल सेवा में चुने गए थे। उसके बाद दूसरे भारतीय की बात करें तो वह दूसरे भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इनको भी आप याद रखिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वह दूसरी बार इनका सिलेक्शन हुआ था, तो दूसरे भारतीय थे। पहले भारतीय जो थे वह सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिनका कि सिलेक्शन 1863 ईस्वी में हुआ था, और सुरेंद्रनाथ का बनर्जी का जो चयन हुआ था वह 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पद पर महाभियोग चलाया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स पर जो है वह महाभियोग चलाया गया था। उन्होंने जो है कि बर्क ने जो है हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला भी कहा था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है वो भारत का पहला वायसराय था। तो देखिए, अगर हम भारत के पहले वायसराय की बात करें तो वह आपके कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का पहला वायसराय था। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो है कि यह भारतीय परिषद अधिनियम जो 1858 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, और यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह भी आपका जो है कि कैनिंग था। और पहला वायसराय कौन था, तो वह भी आपका कैनिंग ही था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल
और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग ही था, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया? तो देखिए, अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है, इसको आरंभ करने वाला जो था वह कौन था आपका? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने जो है वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स स्टार्ट किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जो गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो राज्य हड़प नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स बोला जाता है। तो राज्य हड़प नीति को किसने शुरू किया था? तो वह गवर्नर जनरल आपका कौन था? तो डलहौजी जो था वह राज्य हड़प नीति को चालू किया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्न तैयार हो जाएं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के अंतिम वायसराय के बारे में, तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था यह भारत का अंतिम वायसराय था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए दोस्तों, वही प्रश्न आपका है कि भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था, और यह पूछ दिया गया है कि किसके जो है कि कार्यकाल में जो है कौन सा वायसराय था जिसके कार्यकाल में जो है कि भारत स्वतंत्र हुआ था? तो वह आपका था माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, कौन था? तो माउंटबेटन था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह आपका था सी राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो थे वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इनको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत का जो है कि आपका पहला भारतीय गवर्नर जनरल की, तो वह आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो है वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, तो इसको आप याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन द्वारा सबसे उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो माना जाता है वह आपका माना जाता है कृषि सुधार को। जी हाँ दोस्तों, कृषि सुधार को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है कि 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ और की अध्यक्षता में उन्होंने सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई थी, और इसी के द्वारा जो है कि झेलम नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था, तथा अपर चिनाब, अपर झेलम और लोअर बारी दुआब नहरों का कार्य हाथ में लिया गया था। और इसी के शासनकाल में जो है वह पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, और जिससे कृषकों की भूमि जो है वह गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। तो यही सब सुधार के नाते जो है कि कृषि सुधार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो यह पूछा गया है कि कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो देखिए, बंगाल का विभाजन तो कर्जन के समय ही हुआ था, और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी आपका कर्जन के समय ही हुआ था, और द्वितीय दिल्ली दरबार जो लगा था यह भी आपका उसी समय लगा था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कि यह 1885 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वह करजन के कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है इसको पास करने वाला आपका लॉर्ड कर्जन था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने जो है यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1899 से 1905 ईस्वी के कार्यकाल में पारित किया था और 1902 में जो है वह सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था और 1904 ईस्वी में इसके आधार पर जो है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित भी किया था। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम पर भी हमको जरूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो अग्रगामी की अगर हम बात करें तो वह है रिपन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है वह प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन के भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो वही प्रश्न है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। अगला है कि भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में पहली बार जो रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी वह 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर बम्बई से थाने के बीच में प्रारंभ किया गया था। तो यह आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बम्बई से लेकर के जो है कि बोरीबंदर से थाने के बीच में पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो स्थापित किया गया है वह नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, किसको? तो नियंत्रण बोर्ड को जो है वह पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1774 ईस्वी द्वारा जो है कि इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका कि कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। और यह नियंत्रक बोर्ड में 6 सदस्य होते थे, जिसमें से 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के थे और शेष जो है वह प्रिवी काउंसिल होते थे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 क्या था। तो देखिए, अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था यह आपका क्या था। तो देखिए, अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, और यह अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों को जो है वह सुधार हेतु एक कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित हुआ था। तो एक तरह से हम जो है कि इसको अध्यादेश भी नहीं मान सकते सही तरीके से, न ही संकल्प भी मान सकते, न श्वेत पत्र, न नियामक अधिनियम भी मान सकते हैं। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे दिया गया है कि कलकत्ता में जो है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें किसके द्वारा, तो यह किया गया था 1773 का जो विनियामक
नियम अधिनियम आया था, इसी के द्वारा जो है वह आपका जो है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत जो है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। तो किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है वह चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार जो है वह समाप्त हो गया था। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत है यह भारत में जो हुआ था वह 1909 में मार्ले मिंटो सुधार से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है उसी के द्वारा जो है कि यह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। असल में क्या हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र जो पद्धति शुरुआत हुई थी यह अक्टूबर 1919 में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल आगा खां की मांग पर मार्ले मिंटो सुधार किया गया था, जिससे कि जो है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र वगैरह जो है निर्धारित हुआ था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वगैरह। अगला है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी यह आपका शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है वह जो है कि आपका भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया था और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा केंद्र में जो है वह द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।